हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में। जी हाँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक की कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है। चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, रेगुलर, सोल, NC वैब, MDU, IP, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से है और आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आपके सेमेस्टर 3rd में भी हो सकता है, 4th में भी हो सकता है या 2nd में भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक की कुछ वीडियोस आई हैं। मैं सारा सिलेबस कराऊंगी A से लेकर Z तक। चाहे आप कोई से भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके लिए जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं। सो जैसे ही नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे आप लोगों के लिए ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको क्वेश्चन सोल्व पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मतलब पूरा प्रोसेस चल रहा है और वो आपको मिल जाएंगे। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक के लिए हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में आप इसको ले सकते हैं और इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नंबर लिख रही हूँ 8178359562। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक। तो देखो, बिजनेस स्टैटिस्टिक जो है हमारा बेसिकली, उसके अंदर पहले मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। तो ये हमारा जो यूनिट है, जो बेसिकली जो चैप्टर है, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, राइट। तो हमने कुछ चीज़ें 11th में पढ़ी थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भूल भी गए हैं और कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन हुई हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आओ पढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट न्यू है या फिर जो भूल गए हैं, उनका भी रिविजन होना ज़रूरी है। और स्टैटिस्टिक को बहुत ध्यान से पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की री दे दी जाती है इसके अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर को। तो सबसे पहले एक छोटी सी समरी समझाना चाहूंगी ताकि आप लोगों को रिवाइंड हो जाए चीज़ें और ये समझ आ जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आया है। क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, उसके फायदे कहाँ हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सब समझ लिया। लेकिन उसके बाद के जो आगे फर्दर चैप्टर्स है वो समझने के लिए हमें एक शॉर्ट ओवरव्यू देखना पड़ेगा, यानी कि एक समरी देखनी पड़ेगी छोटी सी, जाके हमें ये समझ आए कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यही है कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिक के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा था, उसके मीनिंग, फीचर्स, काफ़ी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा था कि हम अपने जो डेटा है उसको कैसे इकट्ठा करवाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम कलेक्शन करते हैं, यानी डेटा को इकट्ठा करते हैं। डेटा को इकट्ठा क्यों किया जाता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो कि हमारे स्टार्ट्स के अंदर काम आती है। तो हमने कई बार प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा, डेटा किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, किसके थ्रू, फोन के थ्रू करवाया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमने सेंसर सैम्पलिंग पढ़ी, किस तरीके से हम डेटा को जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं, 1 बाय 1 कैसे कर सकते हैं, ये सारा डेटा हम लोगों ने देख लिया। बट उसके बाद जो हमारा आता है, जो हमारा बेसिकली जो यूनिट है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के ऊपर ही है और ये वहीं से आया है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब ही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर इन सच अ फॉर्म दैट कंपेरिजन ऑफ द मास ऑफ द सिमिलर डेटा में बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में बी पॉसिबल। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने बहुत सारा डेटा को इकट्ठा कर लिया, जब वो डेटा इकट्ठा करते तो वो रॉ डेटा होता है, बिल्कुल ही रॉ होता है। जब हम किसी से डेटा को इकट्ठा कराते हैं तो बहुत सारे फॉर्म में इकट्ठा कर दिया जाता है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एक करके हर किसी का डेटा तो देखेगी नहीं और उससे कंपैरिजन कहाँ हो पाएगा? कोई फायदा नहीं होता उसका कंपैरिजन करने का। तो डेटा इसीलिए ही इकट्ठा करा जाता है ताकि हम उसको आगे चल के ऑर्गेनाइज कर सकें,
ताकि ऐसी फॉर्म में ला सके, ताकि हम उसका कंपैरिजन कर सके और आगे कुछ अच्छे रिजल्ट्स को निकाल सके। ठीक है, तो वही हमारा बेसिकली चैप्टर है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी आते हैं। एक एक करके समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले एक छोटी सी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन होता क्या है और क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स अगर जब आप लेंगे तो वहाँ पे एक एक चीज़ का फ्लो चार्ट बना हुआ होगा, एक एक चीज़ की डिफाइन होगी, जो जैसे मैं यहाँ फ्लो चार्ट बनाती हूँ वहाँ भी बने होंगे। इनफैक्ट आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह काफ़ी कुछ मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो 5 ईयर्स के जो पीडीएफ्स होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अटैच मिलेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के सबसे पहले डिफाइन समझ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, मतलब जो हमारा डेटा है, जो भी हमारा डेटा है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्लासेस में बांट देते हैं। किसके बेसिस पे? या तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे, कि जो चीज़ें सिमिलर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, किसी के क्लास 11th के बच्चों का वेट ले लो। ठीक है, ऐसे ही क्लास 12th के बच्चों का वेट ले लो। कभी ऐसा सुना है आपने कि क्लास 11th के बच्चों का जो वेट है वो क्लास 12th के बच्चों की हाइट से कंपेरिजन हो रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो यानी कि वेट को, तो हाइट का जो कंपैरिजन है वो हाइट से ही होता है, वेट का वेट से ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को पढ़ रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन किया ही इसलिए जा रहा है कि हमारे डेटा को डिवाइड किया जा रहा है उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे, तो उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अब बात ये आती है कि क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, कि क्लासिफिकेशन क्यों कराया जा रहा है, और इसकी क्लासिफिकेशन के ही पार्ट्स हैं। राइट, तो क्लासिफिकेशन का सबसे पहला उद्देश्य यही है, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप चीज़ों को सिमिलैरिटी के बेसिस पे अलग कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलती हूँ, मैंने किसी स्टूडेंट को क्लास में से उठा दिया, क्लास 11th का बच्चा है, उसको मैंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको हर एक स्टूडेंट की हाइट लिखनी है। ठीक है, पूरे स्कूल की आप जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी हाइट लिखकर मेरे पास ले आओ। ठीक है, तो इससे मैं क्या कंपैरिजन करूं, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो इसको मैं कंपेयर किससे करूं? जब तक मेरे पास दूसरा डेटा नहीं होगा तब तक मैं क्या कंपैरिजन करूंगी? ठीक है, और इतना सारा डेटा को देखने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को जल्दी से जल्दी चीज़ों को एनालाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस रॉ डेटा को एक वेल डिफाइंड मैनर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव हो, इफेक्टिव हो, साथ ही साथ बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, यूटिलिटी होती है, चीज़ें यूटिलाइज हो जाती है, हम आराम से उसका डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी कम है, ये चीज़ों का कंपैरिजन किया जा सकता है। राइट, तो ये समझ आ गया आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग अपने वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स बेसिकली क्वांटिटी विच कीप ऑन चेंजिंग एंड विच कैन बी मेजर बाय सम यूनिट, फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ अ स्टूडेंट। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि टाइम, देखो लिखा भी, कीप ऑन चेंजिंग, चेंज होते रहता है। कभी आपने सुना है कि एक जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तब उसका जितना वेट होता है, जब वो 20 साल का हो गया या फिर 40 साल का हो गया तो भी उसका वेट उतना ही है? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि ये जो है चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल्स क्या है? जो चेंज होते रहते हैं, जिनको आप मेजर भी कर सकते हैं। वेट को हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट का इनफैक्ट आप वेट कराना चाहें आराम से करा सकते हैं, और वो चेंज भी होता रहता है, तो उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? वेरिएबल्स 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट, वन इज डिस्क्रीट एंड सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में आपको हमेशा याद रखना है, काउंटेबल होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, आप जिसको गिन सकते हैं। राइट, मैंने बोला नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली के अंदर जितने भी रोड के एक्सीडेंट्स होते हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं ना। अगर कोई डेटा इकट्ठा करेगा तो उसको पता लग जाएगा, वो आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं फटाफट से टीचर अगर काउंट कर ले या स्टूडेंट काउंट कर ले तो यानी कि वो काउंटेबल है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है जिसको आप काउंट कर सकते हो। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे की हाइट है, हाइट को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते ना। अब मैं बोलूं कि आप एक बच्चे की हाइट को काउंट करो, कितनी हाइट है, ठीक है, तो काउंट नहीं, आप उसको मेजर कर सकते हैं। 5'3" है, 5'2" है, 4'7" है, 4'9", किस तरीके की हाइट है तो आप उसको मेजर कर पा रहे हैं। प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया तो वो भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। आप काउंट तो नहीं कर रहे हैं ना उसको, आप उसको मेजर कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आया है, ये क्या होता है, इसको समझेंगे एक बारी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही क्लियर, फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता है, कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है बार बार अगेन एंड अगेन तो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं एग्जाम्पल देती हूँ।
जैसे मैंने बोला यहाँ पे कलेक्टेड, यानी कि मैंने बोला कि हमने डेटा को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उसके बाद क्लासीफाई किया। क्लासीफाई मतलब हम लोगों ने उसको उसकी सिमिलैरिटी के बेस पे क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, यानी किसी भी बेसिस पे, सिमिलैरिटी के बेसिस पे, हाइट है तो हाइट, वेट है तो वेट, ये सब क्या है, हमारी एक कहीं ना कहीं डेटा है जिसको हम फीचर के बेसिस पे उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अभी अच्छे से समझ आएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट मीन्स वन, यानी एक की बात होती है यहाँ पर, और बाय वेरिएट मीन्स होता है टू और मोर करेक्टरिस्टिक की जब बात होती है तो बाय वेरिएट होता है। यूनिवेरिएट में क्या होता है, जैसे एक बच्चे की हाइट हो गई और साथ ही साथ एक पर्सन की इनकम हो गई, कितनी इनकम कमाता है वो, ठीक है, इंडिविजुअल की बात हो रही है बेसिकली, वन यूनिवेरिएट। तो उसमें भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड में कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे पहचानेंगे, कभी कभार एक नंबर में क्वेश्चंस आते थे आपके क्लास 11th में, लेकिन अभी तो लॉन्ग ही आएंगे, तो हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, तो आपको पता होना जरूरी है। कभी कभी केस बेस भी बन जाता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स काम आ जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग चीजों के बारे में बात होती है, तो उसे हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। हर एक इंडिविजुअल की हाइट, हर एक इंडिविजुअल का वेट, ये सब क्या दर्शाता है, हमारा यूनिवेरिएट को दिखाता है। मैंने बोला डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग अपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। वो होता क्या है, डिस्क्रीट को आपको कैसे पहचाना है, रिपीटिशन ऑफ ईच वैल्यू, यानी कि वो जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि 0 है, 1 2 3 ऐसे आप लिख सकते हैं टेबल बना के, जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल आपको देना है, बट आप शेड्यूल जरूर से जरूर बनाएं अपने एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और साथ ही साथ नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, यानी कि 0 स्टूडेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, ऐसी कितनी फैमिली है, ऐसी 10 फैमिली है, तो कितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ, 10 बार हुआ, तो यानी कि यही क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, सब फ्रीक्वेंसी के अंदर ही काउंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1, यानी कि एक जो बच्चा की जितनी फैमिलीज हैं वो 12 है, मतलब 12 फैमिलीज ऐसी हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही बच्चा है। 14 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं या जितनी पर्सन्स हैं या जितने भी लेबर हैं वो सारी हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर काउंट होती है, यानी रिपीटिशन ऑफ ईच वैल्यू, यानी एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्लियर होगा, डिस्क्रीट भी आपको समझ आ गया होगा। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें क्लास इंटरवल से याद रखना है। क्लास इंटरवल क्या होता है, जिसमें हमें एग्जैक्ट इंडिविजुअल की चीजें नहीं पता चलती, एक क्लास इंटरवल होता है। जैसे क्लास इंटरवल क्या होता है, 0 to 10, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये हमारी क्या है, क्लास इंटरवल। तो इसी को हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर हमें ये नहीं पता चलता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती। जैसे कि मैंने बोला नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यानी 0 से लेके 10 तक के जो मार्क्स आए हैं वो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 2 बच्चे हैं। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि कितने मार्क्स है उसके, 0 में से 10 कहीं भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो सिर्फ इतना पता लगा कि 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 0 से लेके 10 तक के बीच के मार्क्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है 10 to 20 के जो मार्क्स आए हैं, ऐसे 4 बच्चे हैं क्लास में, तो कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। और जैसे ही क्लास इंटरवल आता है यानी कि वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करा रही हूँ, और बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को क्लास 11th में भी कराया था, उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, स्टैटिस्टिक क्लास 11th के नाम से होगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में कराया था। बाकी अभी भी मैं डिटेल में ही करा रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोग और डिटेल में करना चाहते हैं तो आप जो है क्लासेस ले सकते हैं, उसके लिए आपको मैंने जो नंबर दिया था वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाईवेरिएट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू 2 करेक्टरिस्टिक होता है, 2 या 2 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक के बारे में बात होती है, तो उसे हम बाईवेरिएट कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास। क्या होता है क्लास, यानी ईच इंटरवल सच एज, जैसे 5 to 10 हो गया, इस कॉल्ड अ क्लास, इसको हम क्लास बोलते हैं। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये सब हमारी क्लास के नाम से इसको बोला जाता है। क्लास लिमिट क्या होती है, जिसमें 2 होता है, जैसे मैंने इसी का एग्जांपल ले रही थी 5 और 10 का। तो 5 छोटा नंबर है, दैट मीन्स उसे हम L1 बोलेंगे, L1 बोले तो लोअर लिमिट, और 10 हमारी बड़ा नंबर है यानी ग्रेटर 1 है, तो उसे हम अपर लिमिट या L2 भी कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमें कोई बोलेगा क्लास लिमिट बताने को, तो हमें बोलना है द बाउंड्रीज ऑफ द क्लास, यानी क्लास की बाउंड्री कितनी है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट बतानी है। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है विथ ऑफ द क्लास, यानी कि हमें उसकी विथ बतानी है। क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, मैंने अभी आपको समझाया फ्रीक्वेंसी मतलब, और क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ द सीरीज विच फॉल्स इन अ क्लास, जो कि क्लास के अंदर बताई गई है। तो हमें बस इतना याद रखना है एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर कि हमारा
जो भी अपर लिमिट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, लोअर लिमिट इंक्लूडेड होता है। किसमें? एक्सक्लूसिव में। यानी कि अगर किसी बच्चे को 20 जिनके जो मार्क्स आए हैं वो इसमें चेक नहीं करेंगे, वो 20 से लेके 30 वाले में अपना चेक करेंगे, ठीक है। इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है, बेसिकली दोनों चीजें इंक्लूड होती है, यानी कि 10 टू लेके 19 तक के जितने मार्क्स आए हैं वो सारे के सारे बच्चे इसी में आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही इंक्लूड होती हैं, तो उसे हम इंक्लूसिव मेथड बोलते हैं। इंक्लूसिव से आपको इन से याद रखना है, यानी कि इंक्लूड से याद रखना है कि यानी कि दोनों चीजें इंक्लूड हैं। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूड होती है अपर लिमिट, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमने क्लास 10th में 9th में भी पढ़ा था मीन वाले चैप्टर के अंदर। तो मिड वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। तो मिड वैल्यूज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। अपर लिमिट को हम L2 से दिखाते हैं, अभी बताया था, लोअर लिमिट को L1 से, और M मतलब हमारा मिड वैल्यू है, लिखने का सिंबॉलिक फॉर्म है, और डिवाइड बाय 2। तो मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, M फॉर मिड वैल्यू, L1 स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, L2 स्टैंड्स अपर लिमिट, ठीक है। तो कोई बोलता है अगर मिड वैल्यू निकालिए, तो मैं यहाँ निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे निकलेगी। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, तो आपको फॉर्मूला पुट करना है, M इज इक्वल टू L2 प्लस L1 अपॉन 2, ठीक है। L2 बोले तो हमारे क्या था, अपर लिमिट थी, और इसमें से अपर लिमिट कौन सी है, यानी कि ग्रेटर 1 होती है, वो ग्रेटर यानी कितनी है, 20 है, प्लस L1 कितना है, L1 हमारा है बेसिकली लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, 10 है, ठीक है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 2 करना है। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया, अपॉन 2, दोनों को काटेंगे, 15 इज द आंसर। ऐसे ही सारे निकलेंगे जितने भी मिड वैल्यूज हमें निकालने को बोले जाएंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला एक ही बार रखना है, और आपको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दे देनी है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं ओपन एंड सीरीज क्या होता है। सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट क्लास ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। यानी कि बोला गया है कि आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें से हमें ओपन एंड सीरीज का मतलब है ओपन है, ये खुली हुई है। कैसे सीरीज होती है, जिसके अंदर हमें लोअर लिमिट यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है, यानी छोटी वाली लिमिट होती है, पहली वाली लिमिट, वो हमें नहीं दी होगी, और जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसमें हमें अपर लिमिट नहीं दी होगी, तो वो हमें बतानी होगी, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर कॉन्टिन्यूसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन दिस सीरीज, ठीक है, यानी कि CF। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, उसको बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पार्ट्स कराऊंगी, जिसमें आपको मोर देन लेस देन कराऊंगी। ये पेपर में काफी बार आ जाता है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्जन है, मैं साथ में प्रैक्टिकल करा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स खरीदें, अगर आपको इसमें भी लगता है सफिशिएंट है तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो पेड कोर्स खरीद सकते हैं। तो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपके क्वेश्चन में यहाँ तक गिवन होगा। जैसे मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये आपको मार्क्स दिए हैं। ये फ्रीक्वेंसी बोले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से लेके 20 के बीच में मार्क्स आए हैं, 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से लेके 30 तक के बीच में मार्क्स आए हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से लेके 40 तक के बीच में आए हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से लेके 50 तक के मार्क्स आए हैं, और 13 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से लेके 60 के बीच में नंबर आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया था बेसिकली, तो हमें ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, हमें लेस देन टाइप यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से होता है, एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन। तो हमें लेस देन अगर क्वेश्चन में निकालने को बोला है, तो आपको क्या याद रखना है कि हमेशा लेस देन में आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, किसमें, लेस देन में। आप ये चीज आप नोट करके भी लिख सकते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लिखना सिखा देती हूँ। मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स के लिए आपको मैंने अभी बताया यहाँ पे लेस देन की बात हो रही है, तो सबसे पहले लेस देन टाइप है, तो सबसे पहले तो लेस देन सब में लिखना शुरू कर दूँ। लेस देन जितने नंबर्स हैं यहाँ पे लिख दो, लेस देन, ठीक है, लेस देन, फिर से लेस देन, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने।
राइटिंग थोड़ी जल्दी में थोड़ी सी ऐसे खराब आएगी, बाकी आपको मैं बोलती जा रही हूँ, एक एक चीज़ भी क्लियर हो रही होगी। अगर नहीं होती आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, सब बच्चों का देती हूँ, आपका भी दूंगी। तो ये लेस देन लिख दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, तो लेस देन के लिए हमेशा ही याद रखें कि जितने भी हमारे नंबर्स पीछे दिए होते हैं, जैसे ये वाले, ठीक है, पीछे जो दिए हुए हैं वो आपको यहाँ लिख देने हैं, जैसे कि लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50 एंड 60। इतना काम आप लोगों ने कर देना। लेस देन क्वेश्चन में दिया था वो सब लिख दिया। उसके बाद 10 से लेके पीछे जितने नंबर दिए लेस देन में आपको पीछे से नंबर लिख देने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे कैसे, तो आपको मैंने अभी बताया फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। तो फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में गिवन थी, तो आपको इसको ऐड करते जाना है, लेकिन पहला वाला नंबर हमेशा सेम रहेगा। 5 का 5 एज इट इज आ जाएगा। आपको क्या करना है, 5 + 7 करना है, यानी कि इसमें 5 में 7 जोड़ देना है। तो वो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। अब 12 में 8 जोड़ देना है, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो गया, ठीक है। 20 में फिर 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। 25 में 12 जोड़ो, ठीक है, 25 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 37। 37 में 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, तो यू विल गेट 50, ठीक है। तो ये निकल गया। बहुत बहुत सिंपल था, बस इतना याद रखना है। लेस देन जब भी बोलेगा फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना। पहला वाला नंबर हमेशा सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, जैसे 5 था 5 था। 5 के बाद 7 ऐड कर दिया, 12 आ गया। 12 में 8 प्लस किया, 20 आ गया। 20 में 5 प्लस किया, 25। 25 में 12 प्लस किया, 37। 37 में 13 प्लस किया, 50, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट कर सकते हो बिना किसी। सो हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हमें मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो हमें यहाँ तक क्वेश्चन गिवन होगा, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर क्या गिवन होगा, मार्क्स वगैरह दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, जिसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि हमें क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ठीक है। 5, 7, 8, 5, 12, 13 ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, मार्क्स निकालने हैं। मार्क्स में मोर देन टाइप निकालना है। तो देखो सबसे पहले मोर देन सब में सेम लिखना है। मोर देन निकालना है तो मोर देन लिख दिया, जैसे लेस देन में लेस देन लिखा था ऐसे मोर देन सेम एज इट इज उतार दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आगे के पहले हम लोगों ने लेस देन में क्या किया था, पीछे के नंबर्स लिखे थे। अभी हमें फिलहाल जो है मोर देन के लिए आगे वाले सारे नंबर्स लिख देने हैं देख करके। तो यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलेगी। तो फ्रीक्वेंसी निकलने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे शॉर्ट वाला तरीका बताती हूँ कि ये जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से आए हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो मोर देन होता है, मोर देन के लिए हमेशा याद रखनी है चीज़ें कि जैसे यहाँ पर जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो 13 है, तो यहाँ भी कितनी है, 13 है, यानी कि हम यहाँ निकाले मोर देन, तो 13 सेम रहेगा। जैसे आपको इतना याद रखना है कि जब आप लेस देन निकाल रहे थे तो आपका ऊपर वाला नंबर सेम था ना, तो लेस देन में क्या होता था कि ऊपर वाला नंबर सेम होता था। 5 का 5 फ्रीक्वेंसी उतारी थी हमने, जबकि हम मोर देन में जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको हम एज इट इज उतार देंगे। इतना काम कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, चीज़ों को ऐड करते जाना है। ऐड किस तरीके से करेंगे, जैसे 13 है, 13 का 13 एज इट इज आ गया। आपको करना क्या है, 13 और उसके बाद फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाना है। जैसे 13 है, 13 के अंदर 12 प्लस कर दिया। पहला वाला नंबर तो सेम ही आता है, तो 13 सेम आया, 13 में 12 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 25। मैं लिखती हूँ 13 + 12, ठीक है, 13 + 12 कितना होगा, 25 हो गया, आ गया। अब आपको 25 आ गया, तो 25 में कितना ऐड करना है, 25 में आपको ऐड कर देना है 5। तो आपका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया, 30, ठीक है, 30 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 30 ये जो आंसर आया उसमें 8 ऐड कर देना है। 30 + 8 कितना हो गया, 38 हो गया। अब 38 के अंदर हमें क्या ऐड करना है, 7 ऐड कर देना है। 38 + 7 कितना हो गया, 45, ठीक है। अब 45 के अंदर कितना ऐड करेंगे, +5, तो आंसर आ गया 50। दोबारा से समझ लो क्या करना है। लेस देन के अंदर हम लोग क्या करते थे, जो ऊपर वाला नंबर होता था बिल्कुल टॉप वाला वो हम एज इट इज लिखते थे, जबकि मोर देन में लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको एज इट इज लिखना है, उसके बाद ऐड करते जाना है। जैसे 13 है, 13 का 13 एज इट इज आ गया। 13 के अंदर 12 प्लस किया तो 25 आ गया। 25 में फिर 5 प्लस कर दिया तो 30 आ गया। 30 के अंदर आपने फिर 8 प्लस कर दिया तो 38 आ गया। 38 के अंदर 7 प्लस कर दिए फ्रीक्वेंसी वाले तो 45 आ गया। 45 में 5 प्लस कर दिया तो 50 आ गया, ठीक है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन सेम लिया था, बस मोर देन और लेस देन के आंसर्स अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है आपको मैंने अच्छे से पूरा चैप्टर डिटेल में करा दिया है। नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, जल्द से जल्द प्रिपेयर हो रहे हैं। सो आपके एग्जाम से पहले पहले 1 शॉट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएं और अपनी परसेंटेज को बढ़ा पाएं। क्योंकि जिन भी स्टूडेंट की बैक आ रखी है उनको वो भी प्रिपरेशन करनी है, और साथ ही साथ इसकी भी तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को बैक दे दी जाती है। मैं डरा नहीं रही, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।